नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 24 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कल पता ही है, कल रात को अनाउंसमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। और बेहद ज़रूरी था ये सम्मानित करना। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में अगर बात करें हम लोग तो जो जाति के पृष्ठभूमि से देखेंगे तो ईबीसी में जाति आती है, हज्जाम, जिसको क्या कहा जाता है, नाई। उस जाति से बिलोंग करने वाले नेता हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सोशल जस्टिस की अवधारणा जो है उसको बदल कर रख दिया बिहार में, बिल्कुल ही बदल दिया। उनके फैसले जिन्होंने कहीं न कहीं निम्न तबकों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया, ऊंचे तबके उनसे उतना ही नफरत करते थे उस समय। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आज डिटेल में हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आपके लिए। और भारत रत्न इनको दिया गया है, इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी मेंस दोनों जगह। कहाँ से थे ये? बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करते थे और पहली बार 1953 ईस्वी के आसपास विधायक बने थे ये। इनके फैसलों को भी देखेंगे, इनकी नीतियाँ, पृष्ठभूमि, सब कुछ हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन में देखिए, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिंग यांग, कल ही मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जिंग यांग 3 ये एक चाइनीज रिसर्च व्हीकल है जो मालदीव के तट पर आ रहा है और रिसर्च के पर्पज से आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ यही आया था। अब मालदीव की गवर्नमेंट ने इसका खंडन किया है। उन्होंने बोला है कि ये रिसर्च के लिए नहीं आ रहा है, केवल पोर्ट ऑफ कॉल के लिए आया है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? पोर्ट कॉल मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि पोर्ट कॉल का तात्पर्य होता है, पोर्ट कॉल का तात्पर्य होता है कि कोई भी जहाज़ समुद्र में जब यात्रा कर रहा है तो उसको तेल की, पानी की, ईंधन की, भोजन की ज़रूरत पड़ती है उस पर रह रहे लोगों को। उसके लिए किसी भी पोर्ट ऑफ कॉल पर जाकर रुकती है, वहाँ से क्या करती है, अपने ईंधन और बाकी ज़रूरत के सामानों को लाती है, फिर चली जाती है। तो ये ऐसा मालदीव की गवर्नमेंट ने बोला है कि वो रिसर्च के लिए मालदीव के वाटर में नहीं आ रही है। ठीक है भाई। अब देखिए श्रीलंका ने हमारे पड़ोसी देशों पर हमारा कितना कम नियंत्रण है। नियंत्रण से भी हमारी विदेश नीति कितने दूर की विदेश नीति हो गई है। एस जयशंकर जी जो हैं, भले ही बहुत अच्छे विदेश मंत्री होंगे, बयान बहुत बड़े बड़े रहते हैं इनके, लेकिन अगर आप एशिया में ढूंढने जाएंगे तो कोई हमारा एक अगल बगल है, हमारा एक अच्छा देश हमारा मित्र नहीं है। अपने आस पड़ोस से किसी को भी देख लीजिए, छोटे देश को देखिए, भूटान। चीन के साथ पहली बार भूटान ने बिना भारत को कॉन्फिडेंस में लिए हुए सीमा वार्ता को लेकर चर्चा की है। नेपाल में कहीं न कहीं चीन समर्थित सरकार पाई जाती है। बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन बांग्लादेश के गवर्नमेंट को लेकर यूके और अमेरिका ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। फिर भी ठीक है, हमारे अच्छे संबंध हैं उसके साथ। पाकिस्तान के साथ तो बात ही नहीं है। श्रीलंका के साथ देख ही रहे हैं, श्रीलंका में पर ईयर, श्रीलंका का जो एग्रीमेंट है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, पर ईयर वहाँ पर एक चाइनीज़ रिसर्च व्हीकल आती है जो वहाँ पर ठहरती है महीनों भर और वहाँ से वो रिसर्च करती है। रिसर्च के नाम पर वो भारत पर निगरानी रखे जाते हैं। भारत के अगर आप हिस्से को देखेंगे तो दक्षिण भारत में परमाणु केंद्र से लेकर और DRDO के सेंटर से लेकर, इसरो के सेंटर से लेकर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर निगरानी रखी जाती है श्रीलंका से बैठे बैठे। मालदीव के साथ तो आप देख ही रहे हैं हमारे रिलेशन, और बचा ही कौन। तो एशिया में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, नहीं मिलेगा आपको। दूर के देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो विदेश नीति कई बार आपको दिखता कुछ और है, होता दरअसल में कुछ और है। चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, आपको ये दिखना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद से एक और केस है। दरअसल 2022 में हुआ क्या था, 2022 में एक मुस्लिम युवक को गुजरात में गरबा में इंटरप्ट करने के कारण से उसको पोल से बांधकर मारा गया था पुलिस के द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई इस तरह का कोई प्रावधान है कि अगर पुलिस का ऑफिसर पोल से बांधकर किसी को पीटे। इसको लेकर केस चल रहा है, सुनवाई चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसका इंटरप्शन है? तो ये आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें दोषी को सज़ा भी दिया जाता है तो लॉ के तहत दिया जाता है। जब तक कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है तब तक किसी को सज़ा नहीं मिल सकता है। आपराधिक कानून में तो भूतलक्षी प्रभाव से भी किसी भी कानून को लागू नहीं किया जाता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, किसी अपराध के लिए अगर कोई कानून बनाया गया है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2023 में वो कानून बना है तो हम बोलेंगे कि इस कानून को हम 2021 ईस्वी से लागू कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर नॉन आपराधिक कोई कानून है, जैसे पेंशन से संबंधित कोई कानून होता है, तो उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। भले ही वो 2024 में पारित हुआ है, लेकिन भारत सरकार ये बोल सकती है कि 2022 के बाद इस कानून को लागू किया जाता है। तो जब इस तरह का कानून नहीं था एग्जिस्ट, तो उसको किस प्रकार से पुलिस गुंडों का काम करके उसको पोल से बांध कर मार रही थी। ज़रा इमेजिन कीजिए किस तरह का सिस्टम हो गया अपने देश में, तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। ओके, तो इस पर भी अभी चल रहा है सुनवाई, चलने दीजिए, जब इसका कुछ कंक्लूजन निकलेगा तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। अभी चलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में डिटेल में समझते हैं। आज का आर्टिकल भी है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले कर्पूरी जी को न्यूज़ को कवर किया जाए, उसके बाद अगर समय बचेगा तो आर्टिकल आज डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, और आज का आर्टिकल किससे संबंधित था जिसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डाकघर अधिनियम पारित हुआ है। 1898 ईस्वी के बाद पहली बार भारत में डाकघर अधिनियम को पारित किया गया है। इसी पर द हिंदू में 22 तारीख को आर्टिकल आया था जिसको हमें डिस्कस करना है, लेकिन इसको बाद में करेंगे अगर समय मिलेगा तो। पहले कर्पूरी ठाकुर जी को डिस्कस करेंगे, अगर आज नहीं ये हो पाया तो कल इसको कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस एक्ट है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, लगभग में 140 वर्षों के बाद आया है, 130 वर्षों के बाद, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पहले कर्पूरी जी के बारे में जानिए, जानना ज़रूरी होता है। नेता जो होते हैं भले कोई भी हो, उनके बारे में ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। अगर सबसे अच्छा होता है किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी फेमस लोगों की जीवनी की बुक खरीद कर उनको पढ़ें, बहुत ही आनंदित करने वाला चीज़ होता है। पढ़िएगा ज़रूर, किसी की भी जीवनी पढ़ सकते हैं, भले ही वो आपको पसंद हो, उनकी विचारधारा नहीं पसंद हो, लेकिन पढ़िएगा जिससे आपको पता चलेगा प्रोसेस क्या होता है लीडर बनने का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि सोचिए ज़रा कि किसी नाई जाति के व्यक्ति को आप सोच सकते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आस पड़ोस में स्थिति को देखकर? नहीं कर सकते हैं। तो कितना संघर्ष किया होगा उसने, इसी चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार 23 जनवरी को घोषणा की। क्यों घोषणा की? क्योंकि 24 जनवरी को कर्पूरी जी का जन्मदिन होता है, इसलिए भी घोषणा किया गया है। और आपको पता है, देखिए वेस्ट बंगाल में, थोड़ा सा राजनीति भी समझाता हूँ। वेस्ट बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और जो आपके कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस और प्रणब मुखर्जी, इनको लेकर के वाइड क्रिएट था। वाइड का मतलब क्या होता है? कांग्रेस भी इनको क्लेम नहीं करती थी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वेस्ट बंगाल की, और जो बहुत बड़ी बड़ी रूलिंग पार्टी थी वहाँ वेस्ट बंगाल की, वो सुभाष बाबू को अच्छा नहीं मानती है। कम्युनिस्ट पार्टी तो गाली तक यूज करते थे सुभाष बाबू के लिए। सही सुन रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि उन्होंने जर्मनी से सहायता वगैरह लिया था, इसीलिए। तो वो वाइड को किसने भरा? तो बीजेपी ने भरा, अपना लिया इनको। सुभाष बोस की मूर्ति स्थापित कर दी इंडिया गेट में, ग्रेनाइट की मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया गेट जाइएगा तो देखेंगे आप। उसके अलावा इसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर का भी है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक जो आंदोलन होता है या सामाजिक धारा जो है, सोशियोलिस्ट जिनको कहा जाता है, सोशलिस्ट जिनको कहा जाता है, इनको कोई क्लेम नहीं करता था सही से। नाम सब लेते हैं, आरजेडी, जेडीयू सभी लोग नाम लेते हैं। इसी वॉइड का फ़ायदा किसने उठाया? बीजेपी ने उठाया। बिहार में जातिगत जनगणना लागू होने के बाद से बीजेपी को था कि भाई बिहार में फाइट करना बहुत मुश्किल होगा 2024 का इलेक्शन। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आगे करके उनको ईबीसी जाति से बिलोंग करने वाले एक प्रमुख नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब इसको प्रसारित भी करेगी भारतीय जनता पार्टी, और बहुत पहले इनको भारत रत्न दे देना चाहिए था, जिस तरह के इन्होंने काम किए, और काम ऐसे किए जिसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ठोस डिसीजन जो लेने वाला नेता होता है, उसी के तौर पर ये जाने जाते हैं। आपको नहीं पता होगा इनके बारे में, मैं अभी बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा। और अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाएगा आपसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन सीधा सीधा एग्जाम में बोला गया है। क्या बोला गया है? यूपीएससी तक में पूछा गया है। सीधा सीधा क्या पूछा जाता है? सुभाष बोस आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली एनालाइज सुभाष बोस, क्रिटिकली एनालाइज कर्पूरी ठाकुर। इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आप इनके कुछ नीतियों को क्रिटिसाइज भी कीजिएगा। मैं आपको जब नीतियाँ बताऊंगा तभी तो आप क्रिटिसाइज करेंगे ना, पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आलोचना कहाँ करना है। ठीक है, लेकिन देखिए दरअसल होता क्या है, जब सोशल जस्टिस की बात आती है ना, सामाजिक न्याय की बात आती है ना, सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि समाज का एक धारा सामाजिक न्याय के पश्चात नाराज होगा ही होगा। सरकार की कोई भी ऐसी नीतियाँ, ये पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूँ थोड़ा सा, सरकार की कोई भी ऐसी नीतियाँ 100% लोगों को खुश नहीं कर सकती हैं। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जो समाज में पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी जातिगत रूप से हो सकता है, धार्मिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, लैंगिक रूप से हो सकता है, महिलाएं हो सकती हैं,
उम्र के दृष्टिकोण से हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, युवाओं के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी समाज के उस विशेष धारा को जो थोड़ा सा छूट गया पीछे, कमज़ोर है, उसको सरकार सपोर्ट करती है, राज्य सपोर्ट करती है, स्टेट सपोर्ट करती है। किस लिए? मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। इसके लिए उसको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के पूरे धड़े को संतुष्ट नहीं करता है। इससे क्या होता है? समाज का एक धारा बहुत खुश होता है और एक धारा बहुत ही नाराज होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कौन सा नीति? तो आरक्षण की नीति। इसी को क्या कहा जाता है? सोशल जस्टिस कहा जाता है। सोशल जस्टिस पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, आपको पढ़ना भी है। जैसे B.R. अम्बेडकर का सोशल जस्टिस है, ये टॉपिक है, यूपीएससी के सिलेबस का भाग है, कई बार सवाल पूछा जाता है उससे। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कर्पूरी ठाकुर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझिएगा ज़रूर। और कोई फिलॉसफर नहीं थे, बस एक नेता हैं जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। ठीक है। केंद्र सरकार ने मंगलवार घोषणा की कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, ये आप मुझे बताएंगे। मैं हर दिन कुछ ना कुछ बोलता हूँ आपको बताने के लिए। बिहार के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आप मुझे बताएंगे। ओके। और यह ठाकुर जी का जन्म शताब्दी का वर्ष भी है, जिन्हें जननायक या लोक नेता के रूप में जाना जाता है। जननायक का तात्पर्य क्या होता है? सामान्य लोगों का नेता, लीडर आगे चलता है, मैनेजर पीछे से आपको डिसीजन देता है। फर्क होता है लीडर में। लीडर बहुत बड़ी अवधारणा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी एक ही व्यक्ति को कहा गया भारत में। क्यों कहा गया भाई? महात्मा गांधी को भी नहीं मिला ये सम्मान नेताजी शब्द का। तो पढ़िएगा कभी, तब पता चलेगा किस लिए कहा गया था उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज फिर कभी और कहानी सुनाऊंगा, देर हो जाता है। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जैसे कि राजद, जदयू ने नियमित रूप से ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की है, जो समाज के सबसे वंचित वर्ग के लिए सम्मान, आत्मसम्मान और विकास को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। कौन? तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 फरवरी 1988 के राजनीतिक जीवन विरोधाभासों में से एक था और 1988 तक ये रहे। फरवरी 17 1988 तक, 24 जनवरी 1924 को जन्मे हुए थे और 88 तक इनका रहा। वह खुद अल्पसंख्यक नाई जाति संबंधित होने के बावजूद बिहार में पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने में कामयाब रहे। बिहार के अगर आप लोग बात करेंगे तो जो नाई जाति होती है ईबीसी में, उसका दबदबा बहुत कम है, बहुत कम संख्या में होते हैं, संख्या बहुत कम है, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी ईबीसी की जो बड़ी जातियाँ हैं उनमें उनका संख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो ईबीसी के नेता के तौर पर, पिछड़े वर्ग के नेताओं के तौर पर बहुत बड़े स्तर पर उभरे हुए। लेकिन नेताओं का उदय संख्यात्मक रूप से मजबूत जातियों, यादवों में लालू प्रसाद, दलितों में रामविलास पासवान मार्गदर्शन ने उनकी मुख्य स्थिति छीन ली। वह 2 बार छोटे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके क्रांतिकारी नीतिगत निर्णयों का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 20 वर्ष तक लालू जी, मतलब आरजेडी, नीतीश बाबू भी 20 वर्ष से हैं, इनकी कोई क्रांतिकारी नीतियां नहीं दिखेंगी आपको जो बिहार को बदल दे। लेकिन बहुत छोटे छोटे कार्यकाल के लिए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नीतियां ऐसी, इतने बड़े फैसले और इतने मजबूत फैसले जिसने पूरे बिहार की रूपरेखा तय कर दी, उस तरह के फैसलों के जाना जाता है इनको। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के रूप में जाना जाता, में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम भाग लिया, इसके लिए जेल भी गए। स्वतंत्र भारत उन्हें 1952 में विधायक के रूप में वोट दिया गया। 1988 में उनकी मृत्यु तक विधायक बने रहे, सिवाय इसके कि जब वह 1977 में सांसद बने और जब इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति लहर के बीच 1984 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। 1952 में जब वो विधायक बने तो एक काम के लिए उनको लंदन जाना पड़ा। उसमें उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था। ठीक है। और आज आपके बिहार के समाजवादी नेता चार्टर फ्लाइट में चढ़ते हैं, अपने फ्लाइट में चढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी हैं ये। गांधी की हत्या ठाकुर 5 मार्च 1968 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। यहाँ पर ये शब्द इससे पहले वाले लाइन में था, मतलब कि 1967 से 1968 तक, 5 मार्च 1968 से 28 फरवरी 1968 तक, लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल इनका बिहार के शिक्षा मंत्री के तौर पर भी रहा। ओके। वह दिसंबर 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद गिर गई। 1977 में फिर से इस पद पर आए, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लगभग 2 वर्षों में सत्ता खो दी। ऐसा उनके द्वारा की गई आरक्षण नीति के कारण से हुआ, जिसके बारे में हम बाद विस्तार से बताएंगे। जैसे बिहार में सामाजिक न्याय के नेताओं की एक नई पीढ़ी अधिक शक्तिशाली हो गई,
कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे अपनी प्रमुखता खो दिया उन्होंने। लालू जी की राजनीति शुरू हो गई, नीतीश कुमार की राजनीति शुरू हो गई, रामविलास पासवान की राजनीति शुरू हो गई। तो जब नवयुवक उस दौर के आए राजनीति में, सामाजिक राजनीति में, सोशलिस्ट राजनीति बिहार में होता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी अपनी महत्ता खोने लग गए। धीरे 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 विधायक तो बने रह गए, लेकिन इनका एक दबदबा कम हो गया। जबकि उनके नीतिगत निर्णय ध्रुवनकारी थे, ध्रुवनकारी मतलब बंटवारे वाले थे कई सारे उनके निर्णय। उसके बावजूद उनकी स्वच्छ छवि और सरकारी धन पर खुद को समृद्ध करने से इनकार करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मान दिया गया था। कभी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया। उनकी एक भी फोटोज आप सही तरीके से नहीं ढूंढ सकते जिसमें उन्होंने बहुत महंगा कपड़ा या अच्छा सूटेड वूटेड कपड़ा पहना हो, था ही नहीं। जननायक का तात्पर्य होता है लोगों जैसा दिखने वाले लोगों के बीच का नेता, ठीक है। उनके बारे में प्रचलित किस्सा है कि जब 1952 पहली बार विधायक बने तो उन्हें ऑस्ट्रिया, मैंने लंदन बोल दिया, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के लिए चुना गया। उनके पास कोट नहीं था, उसे एक दोस्त से फटा हुआ कोट उधार लेना पड़ा उनको। जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिटो की नज़र फटे हुए कोट पर पड़ी तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक नया कोट उपहार में दिया। सार्वजनिक जीवन में 3 दशक बिताने के बाद 1988 में जब ठाकुर जी की मृत्यु हुई तो उनका घर एक झोपड़ी से अधिक नहीं था। एक बार विधायक बनता है कोई, विधायक बनते समय अगर स्कॉर्पियो पर बैठा होता है तो विधायक बनने के तुरंत बाद उसके पास फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाती है। और आप तो शान शौकत तो देखते ही होंगे विधायक लोगों का, चिंटू चिंटू विधायक लोगों का। ये होता है नेता जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसको पता होता है कि ये भौतिक चीज़ें हैं ना, इससे उसके पहचान नहीं होगा, इसके लिए उसको नेता नहीं बनाया गया है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। आज के सोशलिस्टों को ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा। बिहार के कभी कभी जीवनी भी किसी की पढ़नी चाहिए, प्रेरणादायक होता है। कर्पूरी ठाकुर को कई निर्णयों के लिए जाना जाता है। अब निर्णय उनके सुनना शुरू कीजिए यहाँ, यहीं से आप आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाना। अंग्रेजी कारण से बिहार की बहुत बड़ी आबादी मैट्रिक नहीं पास कर पाती थी, उसको उन्होंने हटा दिया, अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। और अब भी था बिहार बोर्ड में कि अंग्रेजी में अगर आप नहीं पास हुए तो भी आप मैट्रिक पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का वो निर्णय है। शराब पर प्रतिबंध, सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान्य व्यवहार, जिसके माध्यम से उन्होंने लगभग 8,000 को नौकरियाँ दी। यह तब था जब बेरोजगार इंजीनियर नौकरी के लिए नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस प्रदर्शनकारियों के पास गए कर्पूरी ठाकुर, अब बोला जो जो प्रदर्शन कर रहे इंजीनियर सबको नौकरी देते हैं हम आज ही, और सबको दे दिया। सही सुन रहे आप जो मैं कह रहा हूँ। प्रदर्शन कर रहे थे इंजीनियर लोग बिहार में, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। बोला कि जिन जिन को नौकरी नहीं मिली है ये 8,000 9,000 सबको नौकरी दे दो, सबको जो प्रदर्शन करे सबको नौकरी दे दी। क्या ये सही था? उसके अलावा भी तो लोग होंगे बिहार में इंजीनियर होंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ध्यानपूर्वक समझिएगा किस तरह से नेता का निर्माण होता है। और एक स्तरीय आरक्षण प्रणाली भी बिहार में उन्होंने लागू की थी। ये आखिरी निर्णय था जिसका बिहार के साथ साथ देश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जून 1970 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग नियुक्त किया था, जिसे फरवरी 1976 की अपनी रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदाय का नाम दिया, जिनमें 94 की पहचान सबसे पिछड़े के रूप में की गई। ओबीसी और ईबीसी, ये जो बिहार में डिवीजन दिखते हैं, ये कब से लागू हुआ है? तो कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल से ही लागू हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, जिसको ईबीसी कहा जाता है, महिलाओं को 3%, उच्च जाति और गरीबों को 3% मिला था उस समय। यह केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा लाने से काफ़ी पहले था। ईडब्ल्यूएस कोटा 2019 में लाया गया है, उससे काफ़ी पहले इस तरह का आरक्षण बिहार में लागू किए गए थे कर्पूरी ठाकुर जी के समय में। कितने भविष्यगामी थे जरा सोचिए। ओके, अगला क्या? और जाति जनगणना की मांग के बीच स्तरित आरक्षण की मांगों ने गति पकड़ी थी। हालांकि अल्पावधि में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उन्हें महंगा पड़ा, उनकी सरकार गिर गई, ऊंची जातियों को बड़ा विरोध देखने को मिला। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि ऐतिहासिक आरक्षण नीति पारित होने के बाद ठाकुर को ऊंची जातियों को अपमानजनक और यहाँ तक अपमानजनक नारों का सामना भी करना पड़ा कि कर्पूरी ठाकुर पद छोड़ो और अस्तूरा पकड़ो, आप उसी लायक हो। ये अपमानजनक होता है नारा, ये ऊंची जातियों द्वारा उस समय बिहार में लगाए गए थे। संपूर्ण रूप से मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, कुछ भी छिपा कर नहीं। ये उस दौर की बात है, कृपया करके आज से इसको न जोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है कि जब उनके खिलाफ नारे लगाए गए
तो इसका भी उन्होंने अपने लिए उपयोग कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जहर उनके काम आया, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, अराजकता का कोई आरोप कभी भी नहीं लगाया गया, जबकि ये बिहार में सबसे ज़्यादा अराजकता का दौर था। राजनीतिक तौर पर भी आरक्षण नीति लाने के उनके फैसले को जल्दबाजी के तौर पर देखा गया। इग्नू के पूर्व प्रोफेसर जगलपाल सिंह 2013 के एक पेपर में कर्पूरी ठाकुर के काम करने के तरीके की तुलना कर्नाटक के देवराज उर्स से की। कर्पूरी ठाकुर के विपरीत उर्स ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद अपने 7 साल के शासन के आखिरी 2 वर्षों के दौरान आरक्षण नीति पेश की। उसके अधिकांश शासनकाल के लिए कर्पूरी ठाकुर की ओर से उचित तैयारी की कमी के बारे में उन्हें उर्स ने टिप्पणी की। कर्पूरी ठाकुर बॉक्सिंग सीखने के पहले ही रिंग में चढ़ गए थे और इसीलिए उनकी आलोचना का मूल्यांकन भी की जाती है कि समाज को नहीं समझते हुए कई बार उन्होंने फैसले लिए थे। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। अंग्रेजी को मैट्रिक के उसमें से हटाने से क्या हुआ, कहीं न कहीं बिहार की जो शिक्षा पद्धति है ये कमज़ोर हुई। अंग्रेजी में अगर बच्चे पास नहीं हो रहे थे तो स्कूल में अच्छे टीचर को नियुक्त करना चाहिए था, न कि अंग्रेजी में पास की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए था। ये गलत नीति था। इसके कारण से बिहार आज भी प्रभावित होता है। बिहार के इंग्लिश हटाने से 10वीं में क्या पूरे देश ने इंग्लिश को कम कर दी? क्या पूरे देश में इंग्लिश का चलन कम हो गया? नहीं हुआ। बिहार के बच्चे जिन्होंने एक विषय का सामना नहीं किया सही से सामना कर सकते थे। बिहार सरकार स्कूल में अच्छे टीचर को नियुक्त कर सकती थी, न कि उसको हटा सकती थी, क्योंकि पूरे देश ने नहीं हटाया। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। लैंग्वेज से भी बढ़कर इंग्लिश को स्किल माना जाता है, एक कौशल के तौर पर माना जाता है। भले ही ये औपनिवेशिक मानसिकता है, लेकिन माना जाता है। आप क्या कर सकते हो? बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो तो सीख लो इंग्लिश, ठीक है। तो ये भी मानसिकता कहीं न कहीं थी। ये गलत था ये निर्णय। कई सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। उस दौर के मैट्रिक पास लोगों को कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक पास कहा जाता था कि कर्पूरी ठाकुर वाला मैट्रिक पास है ये, है ना, क्योंकि इंग्लिश में पास होना अनिवार्य नहीं होता था। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है आपके लिए। एक लाइन और है उनके बारे में कि कर्पूरी ठाकुर डिड कीप हिज प्रॉमिस टू हिज कोर वोटर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। उन्होंने परिणामों की परवाह नहीं की। जो उनके वोटर थे और जो सोशल जस्टिस की अवधारणा होती है उसको मजबूत करने के लिए अपनी सरकार तक को बलि देने के लिए तैयार थे वो, कि मुझे जो करना है मैं तो वो काम करूँगा ही, भले ही सरकार रहे या ना रहे। आज कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी कुमार और पता नहीं कौन कौन लोग आ गए बिहार की राजनीति में। कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, तो वो इनसे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अब उनको भारत रत्न दिया गया है। आपसे क्या पूछा है मैंने कि बिहार में कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं, या बिहार के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इससे पहले आज़ादी के पश्चात से अब तक का लिखिएगा और पढ़ लीजिएगा कौन कौन लोग हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है आपको। पिछले जो भारत रत्न विजेता है बिहार के, तो उनसे संबंधित चीज़ें भी पूछी जा सकती है। इससे पहले कब दिया गया था बिहार के किसी व्यक्ति को भारत रत्न, वो भी आपको देखना है। स्पून फीडिंग नहीं होता है। रोज़ कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ आपको सर्च करने के लिए। आज इसको सर्च कीजिएगा, देखिएगा, मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए साइंस एंड टेक जो विभाग है भारत सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने 22 वैभव फेलोज बैच का पहला बैच जो है वो निकल गया है। और ये क्या करेंगे ये बैच के वैभव कौन होंगे? तो साइंटिस्ट होंगे, जूनियर साइंटिस्ट, जो रिसर्च करेंगे पूरे दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में जाकर, जिसमें कैलिफोर्निया जैसे और अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी शामिल हैं। उसमें ये लोग जाएंगे और वहाँ पर जाके क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे और फिर भारत आएंगे। अब ये क्या है, वैभव स्कीम क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद से एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कौन सा है? देखिए अष्टमुडी लेक है, जिसको ये हाथी वगैरह पार कर रहे हैं। अष्टमुडी लेक किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। काफ़ी लंबा सा लेक है, लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बेहतरीन नौका दौड़ वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। अष्टमुडी लेक आए दिन चर्चा में रहता है। केरल के सबसे समृद्ध लेकों में इसका नाम आता है। भारत के सबसे समृद्ध लेकों में इसका नाम आता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, कल्चर के दृष्टिकोण से और सौंदर्य के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इकोलॉजिकली भी बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की संस्कृति, डाइवर्सिटी, इन सभी को प्रभावित करती है, ओके। देखिए क्या है, किस मेले के लिए? एनुअल गज मेला श्री भद्र देवी टेम्पल में आयोजित किया जाता है। तो वहीं पर के लिए गज जा रहे हैं, हाथी जा रहे हैं। हाथी पता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की संस्कृति में शामिल है, ठीक है। और ये अष्टमुडी लेक कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में है। इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है।
आपसे भी पूछा जा सकता है और ये यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल है। आगे बढ़ें हम लोग। अगला देखिए क्या है। अगला हम लोग वैभव स्कीम को समझेंगे। वैभव फेलोशिप स्कीम कहा जाता है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य विदेशी संस्थानों से भारत में संकाय शोधकर्ताओं की गतिशीलता के माध्यम से भारतीय संस्थान एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत के उच्च शिक्षा वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान परिस्थिति तंत्र में सुधार करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है भारत के इंस्टीट्यूट्स में। इसके तहत क्या किया जाएगा, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, पहले शायद मैंने कुछ और बोल दिया था। इसके तहत किया जाएगा कि जो भारतीय मूल के विदेशों में जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी में हों या किसी भी जगह पर काम कर रहे हों, उनको भारत बुलाया जाएगा। भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में वो रिसर्च करेंगे और रिसर्च को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री वैभव फेलोशिप स्कीम इसी को कहा गया है। जो बड़े बड़े दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रिसर्च कर रहे भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, उनको इनवाइट किया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा फेलोशिप के माध्यम से कि आप भारत में आइए और भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप रिसर्च कंडक्ट कीजिए। ये ठीक है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नॉलेज वर्टिकल्स। कार्यक्रम 18 पहचाने गए नॉलेज वर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य औषध क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर और विज्ञान शामिल है। इन क्षेत्रों में ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इनमें वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे। पात्रता: फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीविद, प्रवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के अनिवासी भारतीय, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको कहा जाता है, या प्रवासी नागरिक OCI के लिए खुली है, जो सक्रिय रूप से अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधि में संलग्न हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो स्कीम शुरू किया गया है, इसमें पार्टिसिपेट करके भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। सहयोग अवधि: चयनित अध्येताओं को, जो चयनित लोग होंगे, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा और भारत में शोध कार्य को बढ़ावा देंगे। पहले मैंने कुछ और बोल दिया था, इसके लिए मैं इसको सही तरीके से बता रहा हूँ। अब हो जाता है, कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि पहला बैच तैयार हुआ है जो भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूट में रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। ओके, अगला देखिए इसी में क्या है। वे अपनी पसंद के भारतीय संस्थान प्रति वर्ष 2 महीने अधिकतम 3 वर्ष तक निवास कर सकते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। फेलोशिप के लिए अनुदान: यह यात्रा, आवास और आकस्मिकता, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू यात्रा व्यय, आवास तथा आकस्मिकताओं के साथ फेलोशिप शोध के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करेगा। यात्रा, रहना, खाना पीना, उसके अलावा भी फेलोशिप वगैरह उनको मिलेगा जो रिसर्च करना चाहेंगे। प्रवासी भारतीयों को शामिल करने वाली अन्य सरकारी पहल कौन कौन से हैं? तो भारत के विकास में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नो इंडिया प्रोग्राम, मतलब कि जानो इंडिया प्रोग्राम, जान भारत को जानो प्रोग्राम प्रवासी समुदाय से जुड़ाव हेतु विदेश मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जो भारतीय मूल के जो युवा हैं उनकी भारतीयता और समकालीन भारत से परिचित करवाने के लिए चलाया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के वज्र विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम NRI वो विदेशी वैज्ञानिक समुदायों को भारत में अनुसंधान विकास भाग लेने के लिए योगदान के लिए सक्षम बनाती है। नो योर इंडिया, मतलब भारत को जानो, उसके अलावा से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भी कुछ कुछ स्कीम चलाए जाते हैं। अब ये वैभव फेलोशिप स्कीम है, ये भी NRI वगैरह के लिए है कि अगर भारतीय मूल के साइंटिस्ट दुनिया में कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो उनको हम फेलोशिप, यात्रा, आवास, भोजन सब कुछ मुहैया करवाएंगे। वो भारत के इंस्टीट्यूट में रहकर यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके PT मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। क्या है न्यूज़? तो देखिए, अभी बजट पारित होगा नेक्स्ट मंथ और उससे पहले ही बहुत सारे अनाउंसमेंट होने लग गए हैं। तो सेंटर जो है वो सॉवरेन AI, क्या होता है भाई ये? सॉवरेन AI पुश के लिए 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए एक मिशन के लिए। सेंटर का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है AI मिशन। इसको लेकर भारत सरकार इन्वेस्ट करने जा रही है।
10,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या होगा इसमें दरअसल में भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत में जो कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर, उनको एआई से जोड़कर डेवलप किया जाए। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो बेहद बहुत बड़े स्तर पर जीपीयू क्या होता है, सामान्य भाषा में समझिएगा कि कंप्यूटर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स का निर्माण किया जाए एआई से संबंधित, और भारतीय लोगों का जो डेटा है, नॉन पर्सनल डेटा, आपके व्यवहार से संबंधित डेटा, आप क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, ये पर्सनल नहीं होता है। इसको अगर कोई जान भी ले तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। या भारत में जो उपलब्ध डेटा है उनका स्थानीयकरण को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और ये डेटा भारत में जो स्टार्टअप होंगे, कंपनियां होंगी, उनको रिसर्च के लिए उपलब्ध करवाया जाए। एआई मिशन के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ। भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो नए नए स्टार्टअप बनते हैं उनको कंप्यूटिंग के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े, हम ही उनको उपलब्ध करवा दें ये सुविधा, जिससे वो केवल और केवल अपने स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित कर सकें। रिसर्च और बाकी चीज़ों के लिए उनको एआई का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम लोग उपलब्ध करवा दें। डीपीआई के तौर पर एक एआई बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम हम उपलब्ध करवाएं अपने देश के नागरिकों को, रिसर्चर्स को, स्टार्टअप को, जिससे हमारे देश में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिल सके, इस तरह की चीज़ों के लिए खर्च ना करना पड़ सके, और भारतीय लोगों का डेटा का स्थानीयकरण किया जाए। एक डेटा सेट पूरा का पूरा क्रिएट किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका उपयोग किस लिए किया जा सके, रिसर्च के लिए किया जा सके, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। आने वाले समय में गूगल, फेसबुक, इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन पर और भी ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा कि भारतीयों का डेटा भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी भी हद तक नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कुछ इससे संबंधित है। अब एआई मिशन क्या है, दिसंबर से ही चर्चा में है, इसको ज़रा सा समझ लेंगे। 10,000 करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च कर रही है, तो कुछ तो इसमें अहम होगा। इसको ज़रा देखते हैं ध्यानपूर्वक कि क्या क्या है इस मिशन में। देखिए क्या है कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन जब एआई को लेकर आयोजित हुआ था भारत में, उसी समय एआई मिशन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने। तो अब उसके लिए फंडिंग हो रही है बजट में, और अभी भी फंडिंग को लेकर बात चल ही रहा है। पूरा नहीं हुआ अभी तक ये योजना कि इसमें क्या क्या किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में तो इसको अनाउंस किया ही जाएगा। कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद इसको अनाउंस कर दिया जाएगा बहुत ही बड़े स्तर पर, और ये बेहद ज़रूरी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत सरकार क्रिएट कर रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सड़क है, ये क्या है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अवसंरचना, ओके। इसी प्रकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने नागरिकों के लिए बनाएगी, हर गवर्नमेंट बना रही है, भारत सरकार भी बना रही है, जिसमें क्या हो, डिजिटली लोगों को सुविधा उपलब्ध हो, चीज़ों के लिए भटकना ना पड़े इधर उधर, ऑनलाइन डिजिटली चीज़ों को हम अपने पब्लिक के उपलब्ध करवाएं। इसी को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। सभी के लिए जब सरकार डिजिटली किसी चीज़ को क्रिएट करती है और उसको सभी को उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हिस्सा होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एआई मिशन कंप्यूटेशन क्षमता वृद्धि के साथ स्टार्टअप को CaaS, कंप्यूटर एज ए सर्विस, कंप्यूट का मतलब होता है गणना, कंप्यूट एज ए सर्विस पर आधारित संसाधन प्रदान कर भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करेगा और देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित करेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, किसके लिए, तो ओपन एआई के लिए। ओपन एआई क्या है, तो चैट जीपीटी वाली कंपनी है ओपन एआई। माइक्रोसॉफ्ट उसकी फंडिंग करती है, उसके बैक में तो माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो ओपन एआई को क्या मुहैया करवाया, एक सुपर कंप्यूटर मुहैया करवाया। अब देखिए वो चैट जीपीटी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरह का भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हाईली क्षमताओं वाले, बहुत बड़े स्तर के क्षमता वाले कंप्यूट करने का सिस्टम निर्माण किया जाए, जिसका उपयोग भारत के स्टार्टअप से लेकर भारत की कंपनियां सभी लोग कर सकें इसका उपयोग। कंप्यूटिंग क्षमता अथवा कंप्यूट एक सामान्य शब्द है जो किसी कार्यक्रम के सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों को संदर्भित करता है। इसमें प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज शामिल होते हैं। तो इसी चीज़ को मुहैया कौन करवाने की कोशिश कर रही है, तो भारत सरकार मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। एआई मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। मिशन का उद्देश्य है, एआई मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में भारत के भीतर एआई के लिए सशक्त कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना शामिल है। इस मिशन का लक्ष्य कृषि,
स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं उद्यमियों के लिए सेवाओं को बढ़ाना। स्वास्थ्य में, कृषि में, शिक्षा में एआई के एप्लीकेशन को बढ़ावा देकर लोगों के लिए, उद्यमियों के लिए सेवाओं को, सर्विस को इंक्रीज करना है। यही है एआई मिशन। कंप्यूट क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? अब ये कंप्यूटर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जो सिस्टम बनेगा उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, उसी को जीपीयू में संदर्भित किया जाता है। जैसे जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई का जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसका 10,000 जीपीयू का क्षमता है। तो भारत सरकार उससे भी बड़े स्तर पर बनाने की कोशिश कर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना में 10,000 से 30,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू के बीच पर्याप्त कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण करना शामिल है और इतने बड़े स्तर पर भारत सरकार इसमें निर्माण करेगी। जीपीयू एक चिप अथवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर डिस्प्ले के लिए ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकता है। जीपीयू को कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा इमेज प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया था। जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या करता है, जो ये सब काम करता है, डिस्प्ले के लिए ग्राफिक्स को प्रस्तुत करता है, ये जीपीयू का काम होता है। भारत सरकार 10,000 जीपीयू से 30,000 जीपीयू तक के बीच के सिस्टम को बना रही है। ओके, इसके अतिरिक्त बिजली आपूर्ति इकाई, पावर सप्लाई यूनिट और प्रगत संगणन विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के माध्यम से अतिरिक्त 1,000 से 2,000 जीपीयू दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के भीतर क्षमता निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर देती है और अब तो एआई मिशन भी इससे जुड़ गया है। ओके, क्या है? सीडेक के लिए रुद्र और परम सिस्टम को 1,000 से 2,000 जीपीयू के साथ विस्तारित करने की योजना है। रुद्र सीडेक ये कंप्यूटर का नाम है, निर्मित एक स्वदेशी सर्वर प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राफिक कार्ड के लिए 2 विस्तार स्लॉट आलोकित किए गए हैं। परम उत्कर्ष ये भी है। सीडेक में एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम सेटअप है जो मशीन लर्निंग पर एआई व क्लाउड सेवा के रूप में डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, कंप्यूटर एवं स्टोरेज को प्रदान करता है। तो इन सभी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। परम हो गया, रुद्र हो गया, इनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। सीडेक को भी इसमें जोड़ा गया है। भारत सरकार तो बना ही रही है सुपर कंप्यूटिंग मिशन। पब्लिक को भी जोड़ा जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी बहुत सारे जीपीयू का निर्माण किया जाएगा। प्रोत्साहन संरचनाएं, सरकार पूंजीगत उच्च सब्सिडी, परिचालन, व्यय आधारित प्रोत्साहन और उपयोग शुल्क सहित विभिन्न प्रोत्साहन मॉडल को तलाश रही है और उन सभी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार जीपीयू असेंबली का उपयोग करके एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बना रही है जिससे स्टार्टअप को कम लागत पर कंप्यूटेशन क्षमता तक पहुंच प्राप्त हो सके और जब उसको क्षमता मिल जाएगा, इतना बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सिस्टम मिल जाएगा तो वो अपने स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा, लागत कम हो जाएगा उसका, किसी भी स्टार्टअप का। डेटाबेस पर फोकस, डेटासेट पर फोकस, भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म की शुरुआत में प्रकाश डाला गया है जो स्टार्टअप व शोधकर्ताओं को गैर व्यक्तिगत व अमानकीकृत डेटासेट प्रदान करता है। पर्सनल डेटा के अलावा जो भारतीय लोगों का डेटा होता है उसको उपलब्ध करवाएगी भारत सरकार किसको? तो इन कंपनियों को रिसर्च करने के लिए। पर्सनल डेटा हो गया आपका फ़ोन, मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट, फ़ोटो, ये सब पर्सनल हो गया। उसके अलावा जो डेटा होता है उनको उपलब्ध करवाएगी किनको? तो स्टार्टअप को, उद्यमियों को उपलब्ध करवाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और इससे क्या होगा? इससे भारत में स्टार्टअप को मदद मिलेगा, वो अच्छे से काम करेंगे। सरकार फेसबुक, गूगल, अमेजन सहित प्रमुख तकनीक कंपनियों को भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म के साथ अमानकीकृत पर्सनल डेटा साझा करने का निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है और इसके बाद से क्या होगा? इसको भारत में लागू कर दिया जाएगा। देखिए, ये योजना अभी सबसे शुरुआती चरण में है, अनाउंसमेंट ही हो रहा है, लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार क्रिएट कर रही है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन इसको एक प्रकार से समझने की थोड़ा बहुत तो कोशिश किया ही होगा आपने कि क्या है ये, नहीं है, और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से समझा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर रखते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। और कोई खामी रह गई हो, कोई कमी रह गई तो फीडबैक दीजिएगा ज़रूर कमेंट करके, कैसा लगा है वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।